आरोप लगा देश के ऊपर कि भारत की पुलिस, भारत की व्यवस्था, भारत की सत्ता पार्टियां कभी मुसलमान को गृह मंत्री नहीं बनाती, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं गद्दारी ना कर दे। हमने कहा कि शायद ऐसा होता होगा, शायद यही वजह है 1989 में वीपी सिंह की सरकार में भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना 8 दिसंबर 1989 को, 89 को। उस आदमी का नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। 8 दिसंबर को बनता है और 8 दिसंबर को और 19 जनवरी के बीच में भी महीना भी पूरा नहीं हुआ था, और 19 जनवरी को पूरे कश्मीर के अंदर से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के, रेप करके, बच्चों को उछाल उछाल के मारा है। टीपालाल टकरू उनके सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बड़े थे। उनका जब सड़क पे मर्डर किया गया तो मोटरसाइकिल घुमा रहे थे उसके पीछे चारों तरफ, और कह रहे थे कि किसी ने इस काफिर को पानी दिया तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। न मुफ्ती की बेटी रोई, न अब्दुल्ला रोया, न कश्मीरियत कहीं आई, और चुपचाप खत्म हो गया। आज इसके बारे में कहीं बात नहीं होती। और उसी दौर में यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि मैं उसी थॉट से सोचता हूं जिस थॉट में रहा हूं। आप उस थॉट से सोचते हैं क्योंकि आप सब समाज के लोग हैं, आपने वैसा नहीं देखा। उसी दरमियान भारत के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हो गया। कोई जरा पूछ के वहां जाए, बाहर के विदेशी पत्रकारों की रिपोर्टिंग पढ़ ले भाई, हिंदुस्तानियों पे तो यकीन नहीं है। खुद ही कराया। उसका कमिटमेंट देखिए अपने आतंकवाद के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने एजेंडे के प्रति। देश के गृह मंत्री ने अपनी बेटी का अपहरण कराया, वो तो घर में थी। उसके बदले में आपने 4 आतंकवादी छोड़ दिए, बेटी बेड के नीचे से बाहर आ गई। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है भाई। उसी दरमियान में एक साहब हैं, सेकुलर हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद। अब ये मुझे पता नहीं है कि वो इस्लाम से आज़ाद हैं कि नबी के ग़ुलाम हैं, या नबी के ग़ुलाम हैं कांग्रेस से आज़ाद हैं, ये मुझे पता नहीं है। उनके घर में भी उनका एक भतीजा गायब हो गया, और इतनी तेजी से हो रहा था, लग रहा था कि खट खट काम करना है। और क्या डिवाइस निकाली उन्होंने कि उनका भतीजा गायब हुआ, 27 आतंकवादी छोड़ दिए, शाम को भतीजा घर आ गया। एक और साहब हैं जिन्होंने वोट वाजपेयी के दरमियान दिया था, नाम जानते हैं? सैफुद्दीन सोज साहब। उनकी भतीजी गायब हो गई। ये ऐसे लग रहा था कि सबका एजेंडा कितना खूबसूरत है। वो बात अलग थी कि वो वहां जब थे उनकी हैसियत दूसरी थी, वो दूसरी पार्टी में थे। उसके बदले में भी 7 लोगों को छोड़ दिया आपने। तो पहला इस देश के अंदर अगर हम ये कहें कि इंटरनेशनल टेररिज्म जो है वो भारत में कैसे पनपा, उसके लिए जिम्मेदार भारत का ये पहला मुसलमान गृह मंत्री है। एक घटना हो जाती है, मोदी के दौर में हुई, पूरी दुनिया में छा गई साहब, पूरी दुनिया के अंदर हंगामा हो गया। कोई वीजा रुकवाने चला गया, कोई धरना करने चला गया, कोई प्रदर्शन करने चला गया, लेकिन 5 लाख हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी हैं। दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली हाट के सामने कोई पान की दुकान कर रहा है, कोई चूरन की दुकान कर रहा है, कहां कहां रह रहे हैं, कोई बंगलौर भाग गया, कोई कहीं भाग गया। लेकिन इस देश में कोई बड़ा जुलूस, कोई बड़ा प्रदर्शन, कभी संसद इसके लिए नहीं रही। इसलिए मैं जुडिशरी की भी तरफ आता हूं। अभी कुछ घटनाएं इस देश में हो गई कि किसी ने अखलाक को मार दिया, किसी ने, गोरक्षक ने किसी को मार दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये घटनाएं हैं, इसको आप अपने गूगल पे जाके सर्च करें। चंद घटनाएं हुई और चंद गुंडे की, और भारत के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा कि जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं वो गुंडे हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उन पे केस चलना चाहिए। लेकिन चंद घटनाओं से ये लिंचिस्तान बन गया। चंद घटनाओं से, जिसका किसी समाज से, किसी धर्म से लेना देना नहीं था। तो यहां भी समझ में आता है, सुप्रीम कोर्ट की बैनर हेडलाइन खबर थी, बैनर हेडलाइन खबर थी, वी विल नॉट एक्सेप्ट
दिस लिंचिंग, गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट एंड ड्रास्टिक एक्शन। इसी हिंदुस्तान के अंदर 1984 में दिल्ली के अंदर लुटियन दिल्ली में, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारी सत्ताएं के सबका पावर है, वहां 3,500 सिखों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, सड़कों पे मारा, गले में टायर डाल के मारा, बच्चों को उछाल उछाल के मारा, बॉक्स में जो लोग छुप गए थे उस बॉक्स में आग लगा के मारा। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि इस देश में अगर मॉब लिंचिंग पहली हुई थी तो वो तो ये थी, कभी नहीं बोली। 3.5 लाख और 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ किया, वो मॉब लिंचिंग नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पाखंड और ड्रामा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भारत की सेनाओं को डायरेक्शन दे रही है। क्या डायरेक्शन है साहब? कि देखिए, आप जब आतंकवादी से लड़ें तो ये जो पीछे जो आपके देशभक्त लोग हैं, जो आप पे पत्थर मारते हैं, क्योंकि भटके हुए लोगों ने पता नहीं पत्थर कहां मारना था, तो गलती से आप पे मार रहे हैं, लिहाजा आप इन पे गोली ना चलाएं, आप इनके ऊपर प्लास्टिक की गोली चलाएं। सेना का एक आदमी विदेशी आतंकवादियों से लड़ रहा है, उसका मुंह इधर है, फिर वो अपनी बंदूक से प्लास्टिक की गोली डाले, फिर इधर चलाए। जब उनसे कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बोले नहीं, उनके ऊपर पानी डालें, गर्म पानी डालें। तो वो पहाड़ों में पहले टैंक लेके जाए अपने कंधे पे कि पहले मतलब मानसिक दिवालियापन है इस देश के अंदर यार। वही कहता है कि गर्म पानी डालो, ठंडा पानी डालो, प्लास्टिक डालो, और इतनी चिंता होती है कि बाकायदा प्लास्टिक की गोलियों की नपाई इंची टेप से करने लगता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इस बात की चिंता है कि मुंबई की दही हांडी की लंबाई कितनी है भाई, ये ज्यादा हो गई आधी इंच तो भाई साहब पे केस चलेगा। महाकाल पे पानी कैसे चढ़ेगा, आधे किलो चढ़े, 250 ग्राम चढ़े। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से सटा हुआ एक 40 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, एक आदमी, वो गलत था सही था यह विषय नहीं है, वो किसी गलत काम में पकड़ा गया, यह बात अलग है कि वो भी वही सब कर रहा था। अगर 1400 साल पहले टेलीविजन होता तो तब भी यही हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुआ क्या कि जब आपने कहा कि राम रहीम का ये जो पूरा इसका वो बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना है और यहां बड़ी गंदगी हो रही है, बड़ी मारकाट हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने से पहले आप ये देखिए कि मात्र दिल्ली से 40 किलोमीटर जो एनसीआर का इलाका है जहां सत्ता चलती है, आपने उन लोग जो उस राम रहीम के चाहने वाले थे, राम रहीम गलत था सही था यह विषय नहीं है मेरा, लेकिन राम रहीम के चाहने वालों ने पुलिस को उसकी जो बना हुआ था उसका बड़ा सा आश्रम, उसमें जाने से रोका। ना तो उनके हाथ में डंडा था, ना AK-47 थी, ना वो किसी को मार सकते थे, रोकने का अधिकार था, एक डेमोक्रेसी में रोक रहे थे, वो आपको पूरा अधिकार था। ना इस देश में उन पे लाठी चार्ज हुआ, ना उनके ऊपर कैनन से पानी डाला गया। डीसीपी ने ऑर्डर दिया, पॉइंट ब्लैंक गोली चली और 34 लोग मर गए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आपको गर्म पानी डालना चाहिए था, आपको पानी नहीं डाला आपने तो आपको केन चलानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं कुछ। वो तो भारत की सत्ता के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे ना भाई, वो तो हथियार भी नहीं उठाए थे। ये पाखंड है आपके सुप्रीम कोर्ट का। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो डेट देंगे कि 6 तारीख को अयोध्या की सुनवाई होगी, फिर 6 तारीख को जज आएंगे, फिर जज के पेट में दर्द हो जाएगा, फिर जज चला जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, दुनिया की हर ताकत आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेगी, क्योंकि आप सामूहिक तौर पे के ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकालते हैं, आप बोलते नहीं हैं। मैंने इसीलिए कहा कि इस देश की मुख्यमंत्री कह सकती है ये बात, मुझे और आपको किसने रोका है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, करें, 5, 10, 20, 50 लाख लोगों पे करेंगे, करिए। हम डरते क्यों है भाई? अब इस देश में भी हम डरेंगे भाई? महबूबा मुफ्ती को क्यों नहीं डर लगता और क्यों आपको डर लगता है? उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं होता कि वो सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि हम तिरंगा नहीं उठाने देंगे अगर इससे आपने छेड़छाड़ की गई? वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था भाई, हम बोलते नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट अजीबोगरीब फैसले देती रहती है। इसलिए इस सुप्रीम कोर्ट भी ये जानती है
कि ये समाज जो है ये बात अलग है कि आप जाग गए, बाकी तो सो ही रहे ना। आपने जगाने भेजा इसे, वो चौकीदारी करके सीटी बजा बजा के जगा रहा है, लेकिन समझ नहीं रहे वो लोग कि भाई ये जगा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बस वो इतने ही सिंबॉलिक समझ रहे हैं, उसकी फिलॉसफी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उसके समझने के लिए ये चाहिए होता है। मैंने अभी कल परसों के भाषण में कहा, तब लोगों की समझ में आया कि अच्छा ऐसा है। मैंने कहा इसलिए कि आप पढ़ते नहीं हैं, आपको सब चीजें नजर आती हैं जो दिखनी चाहिए, जो नहीं दिख रही वो भी बहुत कुछ बदल रही हैं। इसलिए भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ था। भारत की पहचान ताजमहल और लाल किला और कुतुब मीनार नहीं है। भारत की पहचान 5000 साल पुरानी है। आपको एहसास ही नहीं है कि आप किनके वंशज हैं। आपके अंदर का पुरुषार्थ समाप्त हो चुका है। आपका आदमी एक कहानी सुना करके पहले मन की बात में लोगों को बताने की कोशिश करता है कि भैया ऐसे समझाओ। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद इतने ही कह सकता हूं, किसी की समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने उसको कहानी सुना जैसे कोई दादी और नानी ने सुना दी हो। 3 बार जब मैंने लोगों से कहा अच्छा साहब ये मतलब था, मैंने कहा भाई साहब ट्यूबलाइट है क्या आप? पहले मन की बात और पहली पार्लियामेंट की स्पीच को सिर्फ पर्पस से सुनिए। अगर ऐसी सोच के लोग 10-20 भी हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि समाज क्यों नहीं उस तरफ बढ़ रहा? आप नैरेटिव क्यों नहीं निकाल पा रहे? ये आपको क्या दिक्कत है? आप बोल ही नहीं रहे। इसीलिए राष्ट्रपति भवन के अंदर अब इफ्तार नहीं दिया जा रहा। इसीलिए राष्ट्रपति भवन में आने वाले विदेशी मेहमानों को भोज के बाद ताजमहल की जो वो पहचान थी ना भारत की, क्योंकि हम लोग तो वहां ताज से चाय पी रहे थे, हमें क्या पता था ये पहचान भी बन जाएगी। वो दी जा रही थी कि ये भारत की पहचान है हर विदेशी आदमी को। एक कब्र, ताजमहल एक खूबसूरत कब्र है कि नहीं है? भाई दुनिया में कौन सा आदमी होगा कि आप घर में कोई के भी कब्र अपने घर में जाके लग दीजिए? आप सोचो ना थोड़ी देर के लिए भाई। उसने कहा प्रणब मुखर्जी साहब से कि ये हम क्यों देते हैं, तो बोले ये तो परंपरा चली आ रही है। प्रणब मुखर्जी पहली बार मिल रहे थे, उन्हें पता नहीं है तो परंपरा तोड़ने का आदी है। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बात खत्म हो गई। वो गए ही नहीं, वहीं राष्ट्रपति भवन में तय करके आया, वहीं के वहीं हिसाब करा उसने वहीं से अपनी टीम को बुलाया, राष्ट्रपति को बिठवाया, उनसे सिग्नेचर लिए और कहा कि अब दुनिया के सबसे बेहतरीन पब्लिशर जो है वो गीता बनाएगा और गीता भारत की पहचान दी जाएगी। अगर आप परंपरा तोड़ेंगे नहीं और ये एक कवर अप ले लेंगे कि ये परंपरा है, तो परंपरा बनती ही टूटने के लिए है। शक्ति होनी चाहिए आप में। और ये ध्यान रखिए कि इतिहास में ये इतिहास तय नहीं करता कि कौन क्रूअल था, कौन जालिम था। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जीते हुए होते हैं। आज आप पूरे दिल्ली के अंदर 57 सड़कें हैं, औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, ये सारी रोड हैं। इन सब ने क्या किया आपको पता है? लेकिन इतिहास में जीते हुए थे, इसीलिए इनका इतिहास है। आप जब 2014 में जिस डॉक्टर को आपने जिताया, पहला आर्टिकल पढ़िए, वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटोरियल पढ़िए। किसी ने पढ़ा? आप में से किसी ने पढ़ा? देखिए मेरे बीच में बैठे हुए हैं। ये हर आदमी को पता होना चाहिए कि वॉशिंगटन पोस्ट ने अपना पहला एडिटोरियल मोदी के जीतने पे क्या लिखा था। उसकी क्रक्स बता रहा हूं। उसमें सिर्फ इतनी बात कही गई कि भारत, आजाद भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। आप समझे न समझे, दुनिया जानती है आपको।
वो जो दुनिया में यहां से कागज लेके गए और उसके बाद आज ये बना रहे हो, सब आप ही से लेके गए। आपने नहीं पढ़ा, दूसरे ले गए, आपकी समझ में नहीं आया। वो समझ रहे हैं कि क्यों ये भारतीय सरकार है, लेकिन इस देश के भारतीय नहीं समझ पा रहे कि ये भारतीय सरकार है। अभी तक जो सरकारें थी वो ट्रांसफर ऑफ पावर की थी, और अब तो इतना ओपन हो गया है कि अब तो तय हो चुका है कि आपके शहर का एक मुनीम, भड़ूच में था कल में, एक मुनीम और एक महिला सारे आदर और इज्जत के साथ, दो ही लोग देश चला रहे हैं। 150 साल पुरानी पार्टी को खत्म कर दिया, उसमें जो लोग कांग्रेसी थे उन्हें समाप्त करके उसमें कैसे कैसे नमूने रखे गए हैं। राज बब्बर, राजीव शुक्ला, ये सब ब्रोकर हैं, क्योंकि वो महिला जानती है कि वो यहां से पैदल है। और चाटुकारिता में, चापलूसी में भारतीय आज भी उतने ही हैं जो 70 साल पहले थे। इस कमजोरी को ध्यान में रखते हुए वो पूरे लोगों को नचा रही है, और 10 साल तक आपके देश को उसने अंदर से खोखला कर दिया है। और उस मुनीम ने और उस महिला ने मिलके जिस बात का दर्द मुझे है, बाकी चीजें हैं जिसका दर्द मुझे है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे टिकट लेनी नहीं थी, ना मेरा कोई लेना देना, मेरे बाप भी फ्रीडम मूवमेंट में थे, वो भी मेरा दर्द नहीं है। इस मुनीम ने और इस महिला ने, दो लोगों ने मिलके आधुनिक भारत के चाणक्य, 12-13 भाषाओं का ज्ञाता, महान बुद्धिमान लीडर, उसको दिल्ली में दफन नहीं होने दिया कि इसकी कब्र कहीं दिल्ली में न बने। और जहां वो गया और जहां अंतिम संस्कार हुआ, ऐसा इंश्योर किया कि उसकी लाश को कुत्ते खा रहे थे, कुत्तों ने खाया है। और उसके परिवार को समाप्त करने के लिए कैसे कैसे मुकदमे गए। कोई लड़का कहीं भाग गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, उसका नामो निशान नहीं है। हमने उसके बारे में नहीं पूछा। एक महिला और एक मुनीम, यह सवाल नहीं पूछा हमने किसी से कि उसकी डेड बॉडी, जो बचपन से लेके अपने अंतिम समय तक कांग्रेसी था, 24 अकबर रोड पे आखिरी उसके दर्शन के लिए 24 अकबर रोड के दरवाजों पे इंस्ट्रक्शन था कि खोला नहीं जाएगा। वो प्राइवेट लिमिटेड बना देती है इस आधुनिक भारत में। तो भाई, अंग्रेज तो थोड़े बहुत ज्यादा थे, तब आप उनके चाटुकारिता कर रहे थे, तब आप उनके पीछे लगे हुए, तो समझ में आता है। आज तो 100% आप थे, एक महिला ने आपको 10 साल नचा के रखा। हम कोई नहीं बोले, क्योंकि नरसिम्हा राव से हमारा कोई संबंध नहीं है। वो इस पार्टी का था, उस पार्टी का था, लेकिन आधुनिक भारत का चाणक्य था। बहुत पास से मैंने चीजें देखी उनकी, और एक चीज तो वो पूरी दुनिया के सामने करके गए। जब इंस्ट्रक्शन दे गए, उसके बाद अपने कमरे में चले गए, और पहली और आखिरी बार उन्होंने 8 घंटे तक पूजा में बंद रहे। वो जब काम हो गया तो उन्होंने कहा मेरी पूजा पूरी हो गई। ये हिम्मत होनी चाहिए, कुर्सी का लालच नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि कल्याण सिंह ने क्या करा था। ही वॉज चीफ मिनिस्टर। उस आदमी ने अपनी कुर्सी सुप्रीम कोर्ट के सामने दांव पे लगा दी। उसने कहा आप सजा देना चाहते हैं, दे दीजिए। जब वो सारा काम हो गया, सरकार गिर गई, आपने उसको हरा दिया। 4 राज्यों में सरकार गिरी, वापस नहीं आई। किस हिंदुत्व की बात करते हैं? किस मंदिर के लिए आप दीवाने हैं? किस मंदिर को बनाने के लिए आपको चिंता है भाई? हम अपने चरित्र को भी देखें भाई। जो आदमी से रिश्ता नहीं है, वो कब 1500 में आया था, उसकी मां मंगोलिया की थी, बाबर से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई डीएनए उनके साथ नहीं है, लेकिन इसलिए प्रतिबद्धता है कि वो मुसलमान था और ये मुसलमान है, लिहाजा मस्जिद बनेगी तो बाबरी की बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। उनका कमिटमेंट यह है, और आपका कमिटमेंट यह है कि आपके आदमी ने अपने लिए सत्ता की कुर्सी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको सजा मिलेगी, उसने कहा मैं सजा खाने के लिए तैयार हूं भगवान राम मंदिर के लिए। सरकार गिरी आपने, उसके बाद उसकी सरकार नहीं बनाई।
इसलिए लोगों को लगता है, जो लोग कह रहे हैं मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ, वो मंदिर तो बन जाएगा लेकिन 7 RCR का मंदिर गिर जाएगा। मेरे लिए वो मंदिर इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर को तो फिर बना लीजिएगा। वो आधुनिक भारत का चाणक्य अपनी पूजा करके समाप्त कर गया, अब वहां मस्जिद नहीं बन सकती, इतना वो इंश्योर कर गया है। अब आप बनाएं, ये बनाएं, वो बनाएं, बनाते रहिएगा। जिस दिन इस मानसिकता से सत्ता पे बैठने वाले लोग तय करेंगे कि अगला दिन रहें या ना रहें, लेकिन इस देश में अपने समाज को 700 साल की गुलामी की मानसिकता से निकालने के लिए अगर कोई कीमत देनी है तो देने के लिए तैयार हूं, तब बात बनेगी, ऐसे नहीं बनने वाली बात। आज तो आपकी 20 राज्यों में सरकार है, मात्र 40 MP होने के बाद पूरे देश में हंगामा रहता है। हर छोटी छोटी बात पर नैरेटिव बन जाता है। हम नैरेटिव क्यों नहीं बनाते भाई? हम जगह जगह सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? हम इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जो जब घूम रहे हैं, ये NGO के पैसे पे जो पल रहे थे? सब काम मोदी का है, सब काम प्राइम मिनिस्टर करेगा, सब योगी करेगा, कुछ हम भी करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं समाज के प्रति। लाइट चली गई यार, मोदी बड़ा पागल आदमी, क्या लाइट चली गई यार, बताइए क्या आदमी? नहीं हटाओ यार। हम इतने बौने और छोटे हो गए। कितने लोगों ने कोशिश की। अभी JNU में 2 महीने पहले मुझे गलती से वहां बुला लिया था उन्होंने, सावरकर के एक उनकी पुण्यतिथि के ऊपर। मैंने उनसे कहा आप JNU में आइए, सावरकर के ऊपर 3 घंटे का जो नाटक बना है वो करिए, और वाइस चांसलर से कह के, मैंने कहा सावरकर की ये मूर्ति हम देख के जा रहे हैं, इसे जब दिल चाहे जब लगवा दीजिएगा। आप सोच सकते हैं JNU में हो सकता है? सावरकर के ऊपर 3 घंटे का प्रोग्राम हमने कराया। ये बार बार मैं कोई अपनी तारीफ में कसीदे नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप सब एक न्यूक्लियर बम है। अपनी शक्ति को पहचानिए, कमाइए पैसा, सब कुछ कीजिए। अगर सब कुछ रहेगा तब हम आप रहेंगे। ये सब कुछ रहने वाला नहीं है। ये बड़ा आर्टिफिशियल दिख रहा है कि देश चल रहा है। जो स्थिति है 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। हम पीस खरीद रहे हैं, ठोड़ियों में हाथ डाल के पीस खरीद रहे हैं। और किन से खरीद रहे हैं? दंगाइयों से, तोड़ने वालों से ठोड़ी में हाथ डाल रहे हैं कि भाई देखो हमने, अरे तुमने 30,000 मंदिर तोड़े, तुमने नहीं तोड़े, उन्होंने तोड़े। अब यह मुझे समझ नहीं आया कि भारत सरकार का कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो जब जा रहे थे तो इनको वसीयत कब करके चले गए? ये जो रहमानी सलमानी शैतानी जो आते हैं टेलीविजन पे, इनको वसीयत कब करी उन्होंने कि भाई तुम हमारे असली वारिस हो, हम मकान तुम्हारे नाम कर जा रहे हैं, तुम कुंडी ताला लगाते रहना यहां। वो लोग आपको डरा रहे हैं। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो दुनिया को ये कहें कि हमने 1400 साल में इस दुनिया को एक सुई बना के दी है। 1400 साल की हिस्ट्री में एक चीज बता दीजिए मुझे जो उस सिविलाइजेशन ने बनाई हो और दुनिया की किसी सिविलाइजेशन को दी हो। पूरे दावे के साथ कह रहा हूं मैं। हां, 1400 साल में उन्होंने एक चीज जरूर बनाई है जो आप में से किसी ने नहीं देखी, वो मैंने लाइव देखी है। 1400 साल में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने एक बम ईजाद किया है। वो बम क्या है? अफगानिस्तान और का जो बॉर्डर लगता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, जिसको बहुत पहले हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान कहा करते थे, अब वो खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK कहलाता है। वो पठानों का इलाका है जहां से खान अब्दुल गफ्फार खां आया करते थे, जिनको आप सीमांत गांधी कहते थे, फ्रंटियर गांधी भी कहते थे आप। वो बॉर्डर वहां लगता है और वहां एक जगह है चमन बॉर्डर, जहां कोई जा नहीं सकता। लेकिन हमारी नौकरी और हमारे लोगों के साथ जो रसूख था, हम वहां गए। वहां एक बड़ी मस्जिद बनी हुई थी, लोग नमाज पढ़ रहे थे। नमाज ख़त्म हुई, इमाम साहब ने घोषणा की, हमारे बीच में आज जनाब रफ़ीक साहब वल्द फलाने वल्द बीन उनका किसका बेटा यहाँ का रहने वाला है, जिहाद के लिए अल्लाह की राह में आज फिदाइन हमले के लिए तैयार होके जा रहे हैं। और सब कहते थे आमीन। और सडनली मैंने देखा एक ऐसा बच्चा, एक पठान के बच्चे जो होते हैं ना, थोड़ा सा
खूबसूरत से बहुत होते हैं। छोटा सा बच्चा, कोई 12-13 साल का बच्चा था, उसको कंधे पे बिठाया गया, उसकी मालाएं डाली गई, और यह सिलसिला वहां नॉन स्टॉप चल रहा है। और मात्र पाकिस्तान की करेंसी में 3,500 की एक बेल्ट आती है, उसके बेल्ट बांध दी। वो सुसाइड बॉम्बर की बेल्ट होती है, रिमोट से आप कहीं दबा दी उड़ जाएगा। और जाकर के चमन बॉर्डर पे छोड़ते जाते थे और फिर आते थे, और वो घूमता रहता था। इनको लगता था कि किस थाने में पहुंचा, वो अफगानिस्तान के रिमोट दबाया उड़ गया। ये ईजाद किया इस कौम ने 1400 साल में। वो कौम आपको डरा रही है, उसके मानने वाले आपको धमका रहे हैं। उन्होंने 47 में कौन सी पीस थी वो भी हमने देखी। कश्मीर में क्या हुआ हम नहीं माने। हम हर दिन कुछ हो रहा है, लेकिन हम तैयार नहीं है इस बात के लिए कि भाई ये सच्चाई है, इसको मान लें। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं। मैंने कहा कि भाई रफीक अहमद के घर की जाके सिवैयों खाने से बेटर है जाके दलित के घर का एक दिन पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। आप इसलिए नहीं हार रहे कि आप में पुरुषार्थ की कमी है, इसलिए नहीं हार रहे। आप इसलिए हार रहे हैं कि आपने अपने ही लोगों को अपने ही कारणों से धीरे धीरे अलग कर दिया है। जो लोग जय भीम और जय मीम का नारा पूरे देश में लगा रहे हैं, मैं उनसे बड़े ईमानदारी के साथ चिल्ला के पूछता हूं, प्रकाश अंबेडकर बड़े नाराज हैं। उन्होंने कहा आप तो दलित नहीं, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा दलितों की बात करने के लिए दलित होने की जरूरत थी, गांधी जी तो दलित नहीं थे। जो जिन्हा साहब मुस्लिम लीग के एक आदमी को जो बंगाल से जीतता था उसको अपने साथ लेके गए और कंधे पे हाथ रख के उन्होंने कहा कि इन ब्राह्मणों ने जो आपके साथ किया है वो हमारे साथ भी किया है, हम दोनों इनके मारे हुए हैं, लिहाजा हम दोनों को अपनी मुश्तरका ताकत पे यकीन करना चाहिए और आप पाकिस्तान चलिए, हम पाकिस्तान का आपको पहला लॉ मिनिस्टर बनाते हैं। वो बंगाल से चले गए, लॉ मिनिस्टर बने, और लॉ मिनिस्टर के बाद जब उनको पता चला कि पाकिस्तान के अंदर 10% दलित था एट द टाइम ऑफ डिवीजन, जब वो खबरें पढ़ते थे, जब वो देखते थे कि हर दूसरे दिन एक रेप हो रहा है, हर दूसरे दिन एक कन्वर्जन हो रहा है, हर दलित लड़की को उठाया जा रहा है, तो उस बीच में जिन्ना साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। एक दिन वो रोने लगे और रोते रोते उन्होंने लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से गए थे, उनके सामने कहा कि मुझसे तो इतना वादा किया गया था, आज दलितों की स्थिति तो पाकिस्तान में बहुत ख़राब है। तो उनसे जो शब्द बोले गए, आप लोग गूगल पे जाइएगा और जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर का पूरा लेटर पढ़ लीजिएगा, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। हमारे ऊपर तो बड़ा इस बात का निगाह रखी जाती है कि किस दलित को हमने छेड़ दिया। आज हमने तो संविधान में भी कर दिया, संविधान के बाद नाजायज चीजों को भी मान लिया और गली मोहल्ले में सब जगह अंबेडकर की मूर्ति लगा दी, अपनी लड़की दे के अंबेडकर के साथ शादी भी कर ली, अंबेडकर को महान भी बनाया, उनको ओहदा भी दिया, लॉ मिनिस्टर भी बनाया, संविधान भी लिखा। उसके बाद भी हमारे ऊपर आरोप है कि आज भी दलितों के साथ ब्राह्मण और अपर कास्ट बड़ी जातियां करती है। और जिनके भरोसे पे गए थे वहां से रोते हुए आए और इस देश को पता नहीं चला कि जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर कहां गुम हो गए, कहां मरे, कहां नहीं मरे, उनका पता नहीं चला। हमने उससे नहीं सीखा, हमने अपने लोगों को धीरे धीरे अपनी वही आदत रखी और आज जय भीम और जय मीम हो रहा है, वही दोहराया जा रहा है। उनको एजेंडा पता है कि हिंदू की जो लार्जर फैमिली है, जो लोग लड़ सकते हैं हमसे, जो लड़ते वक्त हमसे पूछेंगे नहीं, उन लोगों को धीरे धीरे एक एजेंडे के तहत आपसे अलग किया जा रहा है। आपके अंदर की ताकत कैसे कमजोर हो, उन्होंने इसका इंतजाम कर लिया है। पूरी दुनिया के अंदर, चाइना में इस्लाम के मानने वालों के साथ क्या हो रहा है ये पता है आप लोगों को? सबको पता है। भारत में भी हर मुसलमान को पता है, पाकिस्तान को पता है, लेकिन एक संगठन है जिसमें भारत की विदेश मंत्री को पहली बार गेस्ट ऑफ ऑनर दिया था, वो भी आयतें पढ़ रही थी वहां। इस्लामिक नेशंस का एक संगठन है, वो संगठन हर बार 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद एक प्रस्ताव लाता है
और वो प्रस्ताव चीन के खिलाफ होता है कि चीन में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, ना दाढ़ी रखने पे सवाल है, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर जिस चटाई पे नमाज पढ़ी है उसको आपको जमा करने जाना है, मस्जिदों को आपने कहा है इस आकार की नहीं इस आकार की बनेंगी, रमजान 8 घंटे का नहीं होगा 3 घंटे का होगा, लिखित में आदेश है, वगैरह वगैरह। वही इस्लामिक देशों में जब उसके खिलाफ प्रस्ताव आता है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो अल्लाह मियां ने बनाया है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जन्म तो ग़ज़वा हिंद को पूरा करने के लिए है, ग़ज़वा हिंद पूरा होना ये अलग बात है, ग़ज़वा हिंद पे बहस अलग हो सकती है, वो पाकिस्तान उस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट देता है कि ये पारित ना हो। और वो गठजोड़ में इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ उसमें एक ही दोनों के बीच में मुआहदा है कि तुम्हें इन मुसलमानों की दाढ़ी काटनी है काटो, मारो पीटो, कुछ मत करो, लेकिन यूएनओ के अंदर अजहर मसूद को तुम्हें बचाना है। ये गठजोड़ आपको समझ आता है कि नहीं आता है कि उसने अजहर मसूद को बचाना है, उसके खिलाफ प्रस्ताव आएगा तो हम चुप रहेंगे। वो पाकिस्तान जिसको कश्मीर में मुसलमानों की चिंता है, कटिहार के मुसलमानों की चिंता है, रामपुर के मुसलमानों की चिंता है, धारा 370 की चिंता है, वो पब्लिकली नहीं कहता, अंदर अंदर ये भी खेल है। इससे आप एक बात निकालें जो मुझे अपने मतलब की नजर आती है, जब आप मजबूत होते हैं ना तो आपके खिलाफ भी प्रस्ताव नहीं आता। आपको बुलाया इस्लामिक देशों ने गेस्ट ऑफ ऑनर करके, और जो फाउंडर था वो नहीं आया क्योंकि उसे लगा कि सुषमा स्वराज ही कुरान पढ़ने लगी तो हमारे जाने की जरूरत क्या है।